अब तक जितना आपका पढ़ाया गया है उसमें आपका यानी मेंस के लिए दो चीजें बची हैं और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक दो बचे हैं। सुसंगतता और ग्राह्यता क्या होती हैं, इसमें अंतर बताइए। तो यही सब आपका थोड़ा बहुत और बचा रह गया है, तो इसको देखा जाए। पहले कन्फेशन हम शुरू करते हैं, यानी कि आपका संस्वीकृति। देखिए इसमें भी एक दो क्वेश्चन हमने बता रखे हैं, लेकिन फिर से हम आपका शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कन्फेशन को परिभाषित करिए। और आपका यानी कि कन्फेशन की परिभाषा यानी कि संस्वीकृति की परिभाषा। तो पहले हम संस्कृति की परिभाषा देखते हैं और उसके बाद आपका अन्य जो कन्फेशन के बारे में प्रावधान है वह देखा जाएगा। देखिए आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कन्फेशन या संस्वीकृति को आपका परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब किसी चीज़ की परिभाषा कानून में नहीं दी जाती है, नहीं दी गई रहती है, तो मैं लगातार नियम बता रहा हूँ कि पहला नियम यह है कि विद्वानों की परिभाषा देखी जाती है क्या है। दूसरा नियम यह है कि क्या न्यायालय ने उस शब्द को डिफाइन किया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपका कह सकते हैं कि कन्फेशन को या संस्वीकृति को डिफाइन नहीं किया गया है। संस्वीकृति के बारे में जो भी प्रावधान है वो स्वीकृति के उपबंध में ही दिए गए हैं, यानी कि एडमिशन के प्रोविजन में ही कन्फेशन आगे दे दिया गया है। अतः एविडेंस एक्ट के निर्माता यानी कि आपका जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन ने अपनी किताब डाइजेस्ट ऑफ लॉ में संस्वीकृति को सर्वप्रथम स्वीकृति के आधार पर परिभाषित किया। तो स्वीकृति क्या है पहले ये समझिए, तब इनकी परिभाषा देखी जाए। यानी कि जिस व्यक्ति ने एविडेंस एक्ट का खाका या ड्राफ्ट तैयार किया उसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम कन्फेशन को भी परिभाषित किया। तो पहले एडमिशन के आधार पर इन्होंने किया था, यानी कि स्वीकृति के आधार पर इन्होंने संस्वीकृति को परिभाषित किया था। तो फिर एक बार स्वीकृति की परिभाषा हम एक बार पढ़ते हैं। इस अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि स्वीकृति एक कथन है, चाहे मौखिक रूप से किया जाए या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान इंगित करती हो, कुछ इंडिकेशन देती हो और जो उन व्यक्तियों द्वारा और उन परिस्थितियों में की गई हो जिसका उल्लेख सेक्शन 18, 19 और 20 में किया गया है। इस आधार पर आपका सर्वप्रथम स्टीफेन ने कन्फेशन को परिभाषित किया। और देखिए क्या स्टीफेन की परिभाषा है। संस्वीकृति एक प्रकार की स्वीकृति होती है जिसके द्वारा किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है या कम से कम उतने तथ्यों को स्वीकार करता है जिससे एक अनुमान मिलता हो कि इसी ने यह अपराध किया। यानी कि स्टीफेन की परिभाषा में अगर हम देखें तो स्टीफेन की परिभाषा को दो भागों में बांट दीजिए। पहला भाग ये है कि संस्वीकृति वह होती है, संस्वीकृति किसे कहा जाएगा, तो अगर किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर ले। दूसरा कंडीशन क्या है कि पूर्ण रूप से एक्सेप्ट तो न करे, लेकिन कम से कम वह इतनी बातों को बता देता है
जिससे एक इंडिकेशन मिलता है, एक अनुमान मिलता है, एक संकेत मिलता है कि यह अपराध इसी ने किया होगा। इसी को हम क्या कहेंगे? स्टीफेन की परिभाषा के अनुसार कन्फेशन। भारत के न्यायालय इस परिभाषा को 1939 के पूर्व तक मानते रहे और कन्फेशन की यही परिभाषा 1939 तक चलती रही। तत्पश्चात एक केस आया पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का, आपका 1939 का, प्रीवी काउंसिल का, और जस्टिस लॉर्ड एटकिन। पाकला नारायण स्वामी यानी कि पीएन स्वामी के वाद में आपका लॉर्ड एटकिन ने स्टीफेन की परिभाषा को मानने से इनकार कर दिया और परिभाषा दिया कन्फेशन की अलग। देखिए क्या परिभाषा दिया। इन्होंने आपका दो बातें मुख्य रूप से बताई कि कन्फेशन कब माना जाएगा। तो पहली बात जस्टिस एटकिन ने बताई कि या जब कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को एब्सोल्यूट रूप से, पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले, इसमें कोई माने शक की गुंजाइश न हो। तो आप कहेंगे कि स्टीफेन का भी तो पहला वाक्य ही है कि आपका जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, तो स्टीफेन महोदय भी कहते हैं कि इसे ही कन्फेशन माना जाएगा। और यही बात पीएन स्वामी के वाद में भी की गई। लेकिन स्टीफेन की परिभाषा फिर गौर करिए। स्टीफेन दूसरी बात करते हैं कि कम से कम इतने तथ्यों को एक्सेप्ट कर ले जिससे एक इंडिकेशन मिलता हो, एक संकेत मिलता हो कि इसी ने यह अपराध किया है। इस बात को लॉर्ड एटकिन ने मानने से इनकार कर दिया और इस बात के बारे में ये कहा कि अभियुक्त कम से कम इतने तथ्यों को स्वीकार करे जिससे यह स्पष्ट होता हो कि इसी ने यह अपराध किया। अगर केवल अनुमान निकलता है, केवल एक इंडिकेशन मिलता है कि इसने अपराध किया होगा, तो वह कन्फेशन नहीं माना जाएगा। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो कि अपराध किया। केवल अगर संदेह उत्पन्न हो जाए, केवल अनुमान इंगित हो कि इसने अपराध किया है, लग रहा है, तो वह कन्फेशन माना नहीं जाएगा। यानी कि बिल्कुल क्या होना चाहिए? क्लियर। 1939 के बाद भारत के न्यायालयों ने कन्फेशन की इस परिभाषा को स्वीकार करना शुरू कर दिया और तत्पश्चात इस परिभाषा को आपका भारत के उच्चतम न्यायालय ने, अगला केस है पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पीएन स्वामी का वाद देंगे। फिर आपका पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस डालेंगे। इसको टीयर्स वाला केस कहा जाता है, आंसू वाला केस कहा जाता है। प्रीवी काउंसिल ने, फिर एक बार याद रखिए, पाकला नारायण स्वामी के वाद में जो परिभाषा कन्फेशन की दी थी, आपका भारत के उच्चतम न्यायालय ने उस परिभाषा को एक्सेप्ट कर लिया, मान्यता दे दिया कि यह परिभाषा सही। लेकिन एक बात और इसमें आई, तो एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या, यानी कि एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ का सिद्धांत भारत में लागू होता है। अर्थात यदि कोई अभियुक्त कई बातें बताया है, उसमें से कुछ बातें झूठी हैं, कुछ बातें सत्य हैं, तो सभी बातों को झूठ मानना चाहिए, फाल्स मानना चाहिए। एक ये सिद्धांत आपका पलविंदर कौर के केस में आया। लेकिन इस सिद्धांत को भी
भारत के उच्चतम न्यायालय ने बाद में सेटिस्फाइड कर दिया, उलट दिया। और तीसरा केस आप लिखेंगे निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार। निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार के बाद में AIR 1959 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने पलविंदर कौर के केस में जो ये फैसला आया कि एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ माना जाएगा, इस फैसले को सेटिस्फाइड कर दिया, अपास्त कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। अर्थात अभियुक्त कई बातों को बताया है, तो ऐसी दशा में जो बातें सत्य हैं, जो बातें झूठ हैं, दोनों को अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और ये किस केस में बताया गया, तो निशिकांत झा। तो यही कन्फेशन की डिफिनीशन लिखनी है। फिर एक बार लास्ट में मॉडल हम बता दें, तब प्रकार पूछा जाता है, प्रकार पर आया जाए। सर्वप्रथम आप दिखाएंगे कि परिभाषित नहीं किया गया है। फिर जो एडमिशन के प्रावधान है उसी में कन्फेशन भी समाहित कर दिया गया है। तो एडमिशन के आधार पर आपका एविडेंस का ड्राफ्ट तैयार करने वाले स्टीफेन ने सर्वप्रथम आपकी परिभाषा इसकी दी। वह परिभाषा 1939 के पूर्व चलती रही। PN स्वामी के बाद में उस परिभाषा को क्या किया गया, सेटिस्फाइड। फिर आपका पलविंदर कौर का केस आया। और फिर लास्ट में कौन सा केस लिखेंगे, निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार। कि एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता, यानी कि झूठ को अलग किया जा सकता है और सत्य बात को क्या अलग। अब आइए कन्फेशन का प्रकार पूछा जाता है अच्छे से। जहाँ तक कन्फेशन का आपके प्रकार की बात है, मुख्यतः कन्फेशन दो प्रकार का होता है। एक आपका जुडिशियल कन्फेशन और दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। यानी कि एक आपका कह सकते हैं कि न्यायिक संस्वीकृति और दूसरा गैर न्यायिक संस्वीकृति। जुडिशियल कन्फेशन को, न्यायिक संस्वीकृति को फॉर्मल कन्फेशन कहते हैं। चाहे औपचारिक शब्द दे, प्रारूपिक दे, फॉर्मल दे, न्यायिक दे, घबराना नहीं है, सभी एक ही हैं। एक न्यायिक संस्वीकृति, दूसरा गैर न्यायिक, यानी कि आपका न्यायोत्तर या गैर न्यायिक या अनौपचारिक, यानी कि आपका जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कहा जाता है, गैर न्यायिक, यानी कि न्यायालय से कहाँ बाहर कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार किया हो। और तीसरा आपका स्वयं से की गई संस्वीकृति। एक आपका जो हम बताएंगे सेल्फ से, क्या स्वयं से कन्फेशन किया जा सकता है कि नहीं। ये पिछली बार आपका आया भी था क्वेश्चन, प्री में आया था। तो स्वयं से भी कन्फेशन किया जा सकता है। साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है, केस भी हम बताएंगे। अब आइए एक एक करके देखा जाए। पहले जो छोटे छोटे प्रकार हैं उसको देख लिया जाए, क्योंकि जब जुडिशियल कन्फेशन पर आएंगे तो उसमें कई धाराएं ऐड करना पड़ेगा। तो पहले स्वयं से की गई संस्कृति देखी जाए। संस्वीकृति किसी भी व्यक्ति के समझ आपका किसी भी समय की जा सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं बड़बड़ाते हुए भी कोई कथन करता है, उस कथन को दूसरे लोग सुन लेते हैं, तो वह कन्फेशन माना जाएगा। तो एक व्यक्ति नींद में सो रहा था और उसी समय बड़बड़ा रहा था, दूसरे लोगों ने उसकी बातों को सुन लिया और नींद में ही अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर रहा था। क्या ये कन्फेशन सुसंगत होगा कि विसंगत होगा? सुसंगत होगा और उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है।
एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, बड़बड़ाते हुए स्वयं, किसी ने पूछा नहीं, अपने ही बड़बड़ाते हुए जा रहा था और अपना अपराध स्वयं क्या कर रहा था, स्वीकार। तो बताइए, जो ये कन्फेशन है, क्या साक्ष्य में सुसंगत होगा कि विसंगत? सुसंगत। ये पहला पॉइंट आपका निकल गया। ये कम चांस है, प्री में पूछा जाता है। केस आप याद रखिए, साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी। दूसरा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब न्यायकोत्तर, न्यायकोत्तर मतलब कि न्यायालय से बाहर। तो जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपना अपराध न्यायालय से बाहर स्वीकार किया जाता है, उसे गैर न्यायिक संस्वीकृति कहा जाता है। ऐसी संस्वीकृति को न्यायालय में साबित करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। यानी कि ऐसे कन्फेशन को न्यायालय में प्रूफ करना आवश्यक है, यानी कि आपका अनिवार्य है। इस अधिनियम की धारा 103 ये बताती है कि कन्फेशन एक स्पेसिफिक फैक्ट है, एक विशिष्ट व्यक्ति है। अतः जो व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि अभियुक्त ने कन्फेशन किया था, उसी व्यक्ति को यह तथ्य प्रूफ करना होगा। यानी कि अगर ये चाहता है कि हजूर बी ने सी से अपना अपराध या मुझसे ही अपना अपराध स्वीकार किया है, तो ए को ये बात कोर्ट में क्या करनी पड़ेगी? साबित, अभियुक्त को नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा तथ्य है, एविडेंस की धारा 103 के तहत इसे कैसा तथ्य माना गया है? स्पेसिफिक। न्यायकोत्तर संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार की संस्कृति मानी जाती है आपका, लेकिन अगर न्यायालय की राय में न्यायालय से बाहर की गई संस्कृति, 3-4 शब्द जरूर दीजिएगा, स्वैच्छिक है, विश्वसनीय है, आपका निष्कपट है, और आपका बिना बिना किसी जोर जबरदस्ती, यानी कि वही हो गया स्वैच्छिक, सत्य है, पूर्ण है। तो ऐसी दशा में न्यायालय आपका उस कन्फेशन के आधार पर अभियुक्त को दंडित कर सकता है। यानी कि आपका सत्य होनी चाहिए न्यायालय की राय में, आपका विश्वसनीय होनी चाहिए, स्वैच्छिक होनी चाहिए, 3 शब्द अपूर्ण होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं कि 2-2 शब्दों को काट कर क्या बना लीजिए, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर हो रहा है कि 2 शब्द उधर से, 2 अंग उधर से, 2 हाथ उधर से, 2 सिर उधर से काट पीट के फर्जी वीडियो बनाकर भेजा जा रहा है और ब्लैकमेलिंग की जा रही है कि पैसा दो, नहीं तो वीडियो हम क्या कर देंगे वायरल। तो आजकल देख ही रहे, तमाम फर्जीवाड़ा का युग है। कभी कोई बैंक से बोलता है, तो कभी कोई कस्टमर केयर से बोलता है। तो किसी पर भरोसा न करिए जब तक आप न जानते हो। बात ही करने की क्या आवश्यकता है फालतू। वीडियो कॉल पर ज़्यादा सतर्क रहना। मैं फिर बता दूं, कोई भी वीडियो कॉल आती है, अननोन नंबर से आती है, तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप उसको डिस्कनेक्ट कर दें, उठाएं ही ना, क्योंकि कई लोग फंस चुके हैं और आप भी फंस सकते हैं, क्योंकि जो साइबर क्राइम वाले हैं वो जल्दी पकड़े नहीं जाते, क्योंकि पुलिस के पास इतना अभी टेक्निक नहीं है, इतना आपका तकनीक विकसित नहीं है कि वो सभी साइबर अपराधियों को पकड़ सके। पुलिस क्या, विश्व में भी कई बार हैक होता है एटीएम तमाम, कौन किया, बस ये संदेह होता है कि लग रहा है चीन वाले किए हैं, तो यहाँ वाले, और कोई आज तक पकड़ा नहीं जा सका। हाँ, तो वो तो भाई चेंज करेगा, ये आपका तमाम इस समय सिस्टम है। भाई जो लोग सिम बना रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग इत्यादि कर रहे हैं, उनका वो सब कुछ जानते हैं। तो अब जैसे कि आप कानून पढ़ रहे हैं, तो कानून में अगर कोई अभियुक्त है तो कैसे वो बचाव लेगा, ये जानते हैं ना। तो वो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो कैसे तिकड़मबाजी किया जाए, ये थोड़े है कि पढ़ाई पढ़ रहे हैं,
जैसे वकील साहब तिकड़मबाजी करके बड़े बड़े मर्डर और दुराचारियों को क्या करते हैं, बचा लेते हैं, उसी प्रकार वो भी तो कई लाख देकर पढ़े हैं। तो पढ़े हैं तो कुछ नहीं मिला नौकरी, तो चलो दिमाग क्या लगाया जाए तिकड़मबाजी में, और आराम से बैठे बैठे लोगों को चुतिया बनाकर क्या किया जाए, पैसा वसूल लिया जाए। तो तमाम ऐसे आपका फ़ोन आ रहे हैं, तमाम ऐसे व्हाट्सएप कॉलिंग आएगी, व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, लिंक आएगा, लेकिन इन सबों से क्या रहना है, सतर्क। हल्का सा उपेक्षा बरते तो उसी दौरान क्या खा जाएंगे, गच्चा, यानी कि धोखा खा जाएंगे। तो मौर्य जी, जरा भी उपेक्षा नहीं बरतना है चाय पीने में, नहीं तो धोखा खा ही जाएंगे और चाय क्या होगी, गिर ही जाएगी। तो सतर्कता बरते रहिए, क्योंकि नज़र आप ही पर सबकी है, चाहे ऑफलाइन वाले हो या ऑनलाइन वाले। ये मौर्या कौन चिड़िया का नाम है, कहाँ से आ गई ये चिड़िया नहीं। तो भाई आप सतर्क रहिएगा, उपेक्षा न बरतिएगा चाय पीने में। अगला देखा जाए, आपका मैंने ये बताया गया कि 3-4 शब्द जरूर याद रखिए। अगर न्यायालय की राय में न्यायालय से बाहर किया गया कन्फेशन, 4 शब्द जरूर डालिएगा। सत्य है, विश्वसनीय है, स्वैच्छिक है और पूर्ण है। तो उस आधार पर न्यायालय क्या कर सकता है, एक्यूज को पनिश कर सकता है। अंतिम आय प्रकार यही थोड़ा बड़ा होगा। आप अंतिम प्रकार जो हम बता रहे हैं, यही प्रकार ज़्यादातर पूछा जाता है मेंस में। इसको लिखते समय आप अच्छे से लिखेंगे, कोरिलेट करके लिखेंगे। मैं फिर बता दूं, देखिए, न्यायिक संस्वीकृति या जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। तो जुडिशियल कन्फेशन आपका जब भी पूछा जाए तो क्या क्या लिखेंगे, ये हम बताएं। एविडेंस की धारा एक तो 25 लिखेंगे, नहीं आपका 25 नहीं भाई, 26। एविडेंस की धारा आप 26 लिखेंगे। फिर सीआरपीसी की धारा आपका 164 लिखेंगे, 281 लिखेंगे और 463। यानी कि कम से कम एविडेंस की एक धारा और सीआरपीसी की 3 धाराएं, इतना ऐड करना अनिवार्य है, मैं बता दूं। अब देखिए, जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से ही स्वीकार करता है, तो उस स्वीकृति को कन्फेशन कहा जाता है, और वह कन्फेशन होगा जुडिशियल कन्फेशन। फिर एक बार समझिए, जो संस्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष या न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायालय में की जाती है, उस संस्वीकृति को जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिक संस्वीकृति कहते हैं। इस बारे में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में किया गया है। 26 को 2 पार्ट में बांट दीजिएगा। भाई आपका 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट ये लिखना है कि यदि कोई अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में हो और पुलिस अभिरक्षा में होते हुए पुलिस के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से अपना अपराध स्वीकार करता है, तो वह संस्वीकृति विसंगत होगी। यानी कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यानी कि अभियुक्त पुलिस कस्टडी में हो और पुलिस से कन्फेशन करेगा तो 25 तो है ही, 26 कब लागू होगी, जब पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से क्या करे, कन्फेशन। एक दो उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए अभियुक्त बीमार था, डॉक्टर के पास वह भर्ती कराया गया अस्पताल में। उस समय जब पुलिस अभिरक्षा में वह था, डॉक्टर से कन्फेशन कर दिया। रास्ते में आ रहा था तो बस के कंडक्टर से, ड्राइवर से कन्फेशन कर दिया। फिर आपका चाय पीने के लिए पुलिस पार्टी उतरी,
उस दौरान चाय वाले से कन्फेशन कर दिया कि हम ही मारे थे, ऐसे मारे थे, तो आप लोग बताइए पुलिस से कन्फेशन किया है कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अन्य व्यक्तियों से में रहते अन्य व्यक्ति? अगर यही पुलिस से करेगा तो 25 में विसंगत, और अन्य व्यक्ति से करेगा पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए तो धारा 26 में क्या होगा? इरेलेवेंट या विसंगत या उसके विरुद्ध प्रूफ नहीं किया जाए। लेकिन धारा 26 एक एक्सेप्शन एक्सेप्ट करती है, एक अपवाद स्वीकार करती है, और वह अपवाद है कि अगर पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में कन्फेशन किया जाता है तो वह कन्फेशन रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा, साक्ष्य में अभियुक्त के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकेगा, और इसे ही एक लाइन में हम क्या कहते हैं? जुडिशियल कन्फेशन। ये एविडेंस। अब आइए, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में जो वह कन्फेशन करता है वह मजिस्ट्रेट से होना चाहिए। कई लोग उल्टा अर्थ लगाते हैं। अगर मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में पुलिस से कन्फेशन कर दिया तब भी विसंगत, अगर क्लर्क से कर दिया तब भी, और कोर्ट के चपरासी से कर दिया तब भी, वकील साहब से किया तब भी, तो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किससे कन्फेशन किया हो? मजिस्ट्रेट। अब साक्षात उपस्थिति पर अटैक करना है। मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति का मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट उसी कमरे में विद्यमान हो जिस कमरे में अभियुक्त अपना अपराध क्या कर रहा है? स्वीकार। अगर अभियुक्त दूसरे कमरे में है, मजिस्ट्रेट दूसरे कमरे में है, अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, क्लर्क लिख रहा है, तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये नहीं माना जाए। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष वह अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, मजिस्ट्रेट के समक्ष, और क्लर्क उन बातों को लिख रहा है, तो ये जुडिशियल कन्फेशन ही होगा, क्योंकि लिखने का कार्य जज स्वयं भी कर सकता है मजिस्ट्रेट, और किससे लिखवा सकता है? आपका क्लर्क से भी, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अलग कमरे में बैठा मजिस्ट्रेट ना हो, ये भी याद, ये नहीं कि क्लर्क को छोड़कर चला जाए कि तुम अपना मैंने इस अभियुक्त का कन्फेशन रिकॉर्ड करो, हम आ रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट में, तब साक्षात उपस्थिति में माना जाएगा कि नहीं? नहीं। ये अच्छे से याद रखिए। ऐसा कन्फेशन कब लिखा जाएगा? इसके लिए सीआरपीसी की धारा 164 में प्रावधान है। लिखने का मेथड क्या होगा इसके बारे में प्रावधान 281 में है। और जुडिशियल कन्फेशन लिखने में अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाता है, तो इसका उपचार सीआरपीसी की धारा 463 में किया गया है। यानी कि सीआरपीसी की 3 धाराएं लिखनी है। अब 164 ज़्यादा लिखेंगे, 281 और 463 शॉर्टकट में 2-2 लाइन में, ज़्यादा नहीं। 164 का सार लिखिएगा, ये नहीं कि पूरा हूबहू उतार दीजिए। 164 का क्या लिखना है आइए सार ही हम भी बता रहे हैं आपका। एक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 यह बताती है कि आपका न्यायिक संस्वीकृति, आपका कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई महानगर मजिस्ट्रेट लिख सकता है, चाहे उस मामले में उसे अधिकारिता हो या न हो। पहला नियम, कौन लिख सकता है? कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्या उस मामले में जांच या विचारण की अधिकारिता होना आवश्यक है कि नहीं? उस मजिस्ट्रेट को आवश्यक नहीं है। नहीं है तो लिखकर जिसका अधिकारिता है भेज देगा वो, अधिकारिता का होना आवश्यक नहीं। दूसरा पॉइंट, किस स्टेज में लिखा जाएगा आप दिखाएंगे,
ऐसी संस्वीकृति अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के पूर्व लिखी जाएगी। ये आपका एपीओ में पूछा गया था कि 164 का जो कन्फेशन है आपका कब लिखा जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के पूर्व। जब एक बार इंक्वायरी शुरू हो गई तब 164 अप्लाई नहीं करेगी, ये भी याद रखिए। तो इंक्वायरी कब शुरू होती है? जब न्यायालय किसी अपराध का काग्निजेंस ले लेता है, संज्ञान ले लेता है, तो जांच शुरू होती है। यानी कि संज्ञान लेने के पहले 164 का यूज किया जा सकता है। ये सतर्क रहिएगा, प्री में भी पूछा गया है कि किस स्टेज पर। तो उसमें ये 3 दिया था, अन्वेषण, जांच, विचारण, उपर्युक्त सभी। तो जो लोग अंदर से नहीं पढ़े थे, ज़्यादा लोग मार कर आ गए उपर्युक्त सभी, जबकि हम बता रहे हैं केवल किस दौरान, अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के पहले। लेकिन एक बार जब इंक्वायरी या ट्रायल शुरू हो गया तो 164 अब अप्लाई नहीं करेगी। अब अगला आपको लिखना है, ऐसी संस्वीकृति आपका लिखने के पूर्व मजिस्ट्रेट आपका अभियुक्त को आपका सतर्कता का नियम बनाया गया है, सावधानी का नियम बनाया गया है। 3 बातों को बताएगा। पहली बात अभियुक्त को बता देगा कि अभियुक्त संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात ये बताएगा कि वह जो भी बोले स्वेच्छा से बोले। तीसरी बात समझा देगा कि जो वह संस्वीकृति करेगा वह संस्कृति उसके विरुद्ध आगे चलकर साक्ष्य में क्या की जा सकती है, प्रयोग। तो कितनी चेतावनी देनी पड़ती है? 3। इस पर आपका एक कोरिलेट कर सकते हो, तो सीआरपीसी में कोरिलेट किया जाएगा, भाई प्रकार में नहीं। तत्पश्चात अगर अभियुक्त रजामंद हो तो ऐसी दशा में कन्फेशन लिखा जाएगा। कन्फेशन लिखने के बाद मजिस्ट्रेट और अभियुक्त का साइन होगा। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट साहब एक आपका संतुष्टि प्रमाण पत्र, ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिख देता है तो एक सर्टिफिकेट अभियुक्त को देता है। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? तो सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि संतुष्टि प्रमाण। और किसको दिया जाता है? अभियुक्त को। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट द्वारा। इसके बाद 2 धाराएं हल्का हल्का दिखाइएगा। 281 में लिखने का ढंग दिया गया है और लिखने में अगर गलती हो गई है तो मौखिक साक्ष्य देकर उसको सुधारा भी जा सकता है। 463 ढंग किस में है? 281। इस प्रकार जुडिशियल कन्फेशन भी आपका समाप्त हो गया। अगला देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, ये आपका कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू बताइए, संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य बताइए। यानी कि कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू क्या है? तो आपका जवाब रहेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति के साक्षिक मूल्य का वर्णन नहीं किया गया है। किसी भी धारा में ये वर्णन नहीं है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार कन्फेशन एक सारवान साक्ष्य होता है, एक सब्सटेंसिव एविडेंस होता है, एक मौलिक साक्ष्य होता है। कन्फेशन एक सारवान साक्ष्य होता है। यदि न्यायालय की राय में कन्फेशन सत्य हो, विश्वसनीय हो, स्वैच्छिक हो और पूर्ण हो तो न्यायालय केवल और केवल कन्फेशन के आधार पर किसी अभियुक्त को कन्विक्ट कर सकता है, दोष सिद्ध कर सकता है। लेकिन 4 बातें हमेशा लिखनी पड़ेगी। कौन कौन? न्यायालय की राय में वह संस्वीकृति क्या हो? सत्य हो, विश्वसनीय हो, स्वैच्छिक हो और पूर्ण हो।
4 शब्द तो हमेशा डालना पड़ेगा आपका। इसके बाद आप केस पर आ जाएंगे। पहला केस है संकरिया बनाम राजस्थान राज्य का, संकरिया बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि कन्फेशन स्वैच्छिक होने के साथ साथ सत्य एवं विश्वसनीय हो तो वह सुसंगत होता है और केवल उसके आधार पर ही किसी अभियुक्त को सजा दी जा सकती है, और स्वैच्छिक होना इसकी प्रथम अनिवार्य शर्त है। यानी कि कंपलसरी कंडीशन ये है कि कन्फेशन क्या होना चाहिए, स्वेच्छा। फिर आपका दूसरा केस आता है सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य का। यदि किसी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा से सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को तुरंत कन्फेशन नहीं लिखना चाहिए। कम से कम ये सतर्कता या सावधानी का नियम बरतना चाहिए कि वह पुलिस से अभियुक्त को कम से कम 24 घंटे अलग रखे। यानी कि 24 घंटे के लिए ही सही आपका न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाए, जेल माने आपका जेल भेजा जाए पुलिस से हटाकर। क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट तत्काल अभियुक्त आया, तत्काल मजिस्ट्रेट लिख लेते हैं कन्फेशन, इसका मतलब कि पुलिस डरवा धमका कर लाई होगी और हो सकता है दिमाग पर अभी डर भय किस बना हो पुलिस का अभियुक्त के ऊपर और वह अपना अपराध क्या कर ले, स्वीकार। अतः कहीं समय तो नहीं दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस के अनुसार कम से कम आपका कुछ समय तक उसको पुलिस से क्या रखिए, दूर। तो इस केस में कहा गया कि कम से कम सतर्कता का नियम बरतते हुए कितने समय तक दूर रखा जाए, 24 घंटा। तीसरा केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का केस है। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में यह निर्णय दिया गया, मैं बता चुका हूँ आपका इंदिरा गांधी मर्डर केस है इसका उपनाम। ये निर्णय दिया गया कि अगर मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखते हैं तो CRPC की धारा 164 का उपेक्षा से नहीं कठोरता से क्या करना पड़ेगा, पालन। यानी कि जो शब्द 164 में लिखे गए हैं मजिस्ट्रेट उन शब्दों का पालन करते हुए कन्फेशन को लिखे। अगर पालन नहीं करता तो वह कन्फेशन वैध नहीं होगा। अब इस पर लास्ट में एक और केस आपका जोड़ा जाए कि सिंघाड़ा सिंह बनाम नहीं उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह। सिंघाड़ा सिंह का केस उत्तराखंड प्री में भी बना था, में पूछा जा सकता है ये कन्फेशन से रिलेटेड है। एविडेंस की धारा 29 और एविडेंस की धारा आपका नहीं CRPC की धारा 164। दो एंगल से पढ़िएगा, कौन कौन एंगल, CRPC की धारा 164 से और दूसरा एंगल क्या है, एविडेंस की धारा 29। पहले एविडेंस की धारा देखिए, फिर CRPC तब टकराव और तब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। CRPC की धारा 164 बताती है कि जब मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति को अभिलिखित करे तो इस बात की चेतावनी पहले दे कि अभियुक्त संस्कृति करने के लिए बाउंड नहीं है। यानी कि क्या दे, चेतावनी। एविडेंस की धारा 29 ये बताती है कि अगर चेतावनी दी जानी चाहिए, चेतावनी नहीं दी गई, अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो वह संस्वीकृति सुसंगत होगी, रेलेवेंट होगी, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस में प्रस्तुत की जा सकेगी। आप अगर देखें तो दोनों में विरोधाभास दिखाई देता है। एविडेंस कहता है कि चेतावनी न देने पर सब कुछ सही होगा और CRPC कहती है
कि चेतावनी पहले मजिस्ट्रेट द्वारा क्या की जाएगी, देनी होगी। कितनी चेतावनी? 3। 3 कौन कौन, फिर हम बता रहे हैं, अभी हम बताए थे। पहला कि अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाउंड नहीं है। दूसरा, जो भी बोले अभियुक्त स्वेच्छा से बोले। और तीसरा, जो अभियुक्त बोलेगा वह उसी के खिलाफ हो सकता है आगे चलकर किसमें प्रयोग किया जाए, एविडेंस। तो दोनों में जब टकराव हो गया तो सिंघाड़ा सिंह के केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अगर मजिस्ट्रेट 164 का पालन करते हुए कन्फेशन लिखता है तो चेतावनी देना अनिवार्य होगा। बिना चेतावनी के लिखना ये कन्फेशन अवैध माना जाए। यानी कि हर हाल में अब चेतावनी देना क्या है, बाध्यकारी। इस प्रकार आपका माने कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू भी समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए आपका क्या पूछा जाता है, आगे बढ़ा जाए थोड़ा। इसके बाद आपका पूछा जाता है कुछ समस्यात्मक क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले बनाइए। उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिन परिस्थितियों में किया गया कन्फेशन विसंगत होता है, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध उस संस्वीकृति को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अर्थात वह संस्वीकृति साक्ष्य में रेलेवेंट नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन आपका आए तो देखिए क्या लिखना है। एक सेक्शन आप लिखेंगे 24, एक सेक्शन 25 और तीसरा 26। 26 का आधा भाग लिखेंगे। अभी हमने 2 भागों में उसको क्या किया था, बांटा था। अगर ये आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, कन्फेशन कब रेलेवेंट होता है, संस्वीकृति कब सुसंगत होती है, इस बात का वर्णन करिए। तब धारा 26 भी लिखना पड़ेगा, यानी कि 26, 27, 28, 29 और 30। यानी कि कन्फेशन कब रेलेवेंट होगा, कब साक्ष्य में मान्य होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका 26 भी लिखना पड़ेगा, 27 भी, 28 भी, 29 भी और कौन सा, 30। वैसे बिहार का जो मॉडल बना था, अगर वैसा मॉडल बन जाए तो ऐसे ही मॉडल बने थे। एक क्वेश्चन बड़ा लिखना था, लेकिन केवल एक क्वेश्चन नहीं था, 2-2, 3-3 क्वेश्चन उसमें क्या थे, समाज। वैसे यूपी का इतिहास रहा है कि ऐसा तो क्वेश्चन भाई नहीं पूछा जाता, सीधे सीधे ही अब तक क्वेश्चन आए हैं। लेकिन क्या भरोसा, अगर मॉडल बदल दे तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि लाख मॉडल बदले, हमें याद है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आइए सेक्शन 24 देखा जाए। अब 24, 25, 26 इधर से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ समस्याएं बनती हैं, वो समस्याएं भी हम देखेंगे। लेकिन एक एक करके देखिए। भाई 24 में यह है कि उत्प्रेरणा वचन या धमकी द्वारा कराई गई संस्वीकृति कब आपराधिक मामलों में विसंगत होती है। आपका क्वेश्चन एक तो कभी काल समस्या भी हम 1-2 बताएंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका मेंस में भी ये बनता अलग से कि अगर अभियुक्त को उत्प्रेरणा वचन या धमकी दी गई है और कन्फेशन कराया गया है तो कब ये कन्फेशन विसंगत होगा, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो आपका जवाब रहेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में उत्प्रेरणा वचन या धमकी देकर कराई गई संस्वीकृति को विसंगत घोषित किया गया है, जिसके एसेंशियल एलिमेंट आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला आवश्यक तत्व, वही 5 आवश्यक तत्व हैं और पांचों को समझना है और आपका 1-2 केस ऐड कर देना है। और इसमें जो समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है
उसको भी हम लास्ट में बताएंगे। 5 बातें देखिए, यही 5 बातें महत्व। पहला आपका यह कि अभियुक्त द्वारा कोई संस्वीकृति की गई थी, यानी कि अभियुक्त ने कोई क्या किया है, संस्वीकृति। पहला पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि यह कि न्यायालय की राय में ऐसी जो संस्वीकृति थी, न्यायालय की राय में या तो उत्प्रेरणा द्वारा प्रभावित थी, या अभियुक्त को वचन दिया गया था, या कि दी गई थी धमकी, ये न्यायालय की राय में। तीसरा यह कि उत्प्रेरणा वचन या धमकी जिसने दिया था वह अथॉरिटीवान व्यक्ति था, यानी कि वह कैसा व्यक्ति था, प्राधिकारवान व्यक्ति था, ये भी हम बताएंगे, प्राधिकारवान व्यक्ति था। यह कि उत्प्रेरणा वचन धमकी जो अभियुक्त को दी गई थी वह किसके संबंध में थी, अभियुक्त पर लगे इल्जाम या आरोप से संबंधित थी। और अंतिम यह कि अभियुक्त को यह इंडिकेशन मिलता था, यह अनुमान इंगित होता था कि अगर हम अपने अपराध को स्वीकार कर लेंगे तो ऐहिक रूप से, ऐहिक, ऐहिक शब्द माने सांसारिक, भौतिक, ऐहिक रूप से किसी बुराई का परिवर्जन हो जाएगा, यानी कि कोई बुराई क्या हो जाएगी, दूर, या हमें कुछ क्या मिलेगा, ऐहिक रूप से इस मामले में फायदा मिल जाएगा, या हमारी बुराई क्या हो जाएगी, दूर। अगर ये 5 बातें एक साथ अप्लाई होती हैं तो अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जा सकती। अब इसी को समझना है आपका। पहला ये है कि ये अभियुक्त को ये साबित करना पड़ेगा कि हजूर हमने संस्कृति की थी, तो संस्कृति की परिभाषा यहाँ ऐड कर देना है कि संस्कृति की थी, अर्थात या तो अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया हो, या कम से कम इतने तथ्यों को स्वीकार किया हो जिससे ये स्पष्ट हो कि इसी ने अपराध किया है। तो हम कहेंगे कि अभियुक्त ने क्या किया है, कन्फेशन। दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि अभियुक्त ने कन्फेशन स्वेच्छा से नहीं किया, अभियुक्त को या तो उत्प्रेरणा दी गई, या वचन दिया गया था, या धमकी दी गई थी। तीनों शब्दों को हल्का हल्का व्याख्या करिएगा। अभियुक्त को उत्प्रेरणा दी गई थी, यानी कि अभियुक्त का ब्रेन वॉश कर दिया गया, अभियुक्त को उकसा दिया गया, उकसाया ये गया कि यही मौका है, इस मौके का लाभ उठाओ, और यही सभी लोग जुटे हुए हैं, तुम अपना अपराध क्या कर लो, स्वीकार कर लो, हमारी पहुंच बहुत दूर तक है, हम तुम्हें क्या करेंगे, बचा लेंगे। यानी कि दरोगा जी भी हमारे पॉकेट में ही रहते हैं, सब कुछ मैनेज कर लेंगे। और आपका यानी कि 52 बीघा पुदीना वाले जो होते हैं ना, कि आपका ये कहेंगे, आपका कोई भी बात कहिए, ये तो हमारे मामा हैं, ये तो हमारे नाना हैं, माने जिसके बारे में वो पीएम को भी अपना भाई कह देंगे कि ये तो रिश्ते में हमारे क्या लगते हैं, और जबकि न कभी मिले हैं और न कभी बात किए, फिर भी रिश्तेदारी जोड़ने में लोग, यानी कि जो फेंकू टाइप के लोग होता है, ज़्यादातर ऐसे ही वर्तमान में लोग हैं, मैं बता दूं। बाकी जो खूब फेंकेंगे, ये तो हमारे यहाँ पढ़ा था, इतने जज पैदा कर चुका, उतना जज पैदा कर चुका, पैर के नीचे जज रहते हैं, तमाम लोग तमाम बातें करते हैं। एक लोग आए थे बाहर से, नाम नहीं लेंगे, वो भी अपना खूब 5 मिनट हमसे भी मिलने आए थे, बाहरी टीचर, खूब अपना रौब झाड़े। हम कहे भाई शांति से सभी लोगों की बातें क्या की जाती हैं, सुना जाता है, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है भाई। आप 52 बीघा पुदीना वाले हैं, अपने घर के होंगे कोई पुदीना दे थोड़े रहे कि खाइए सर, भाई देते तो विचार भी किया जाता कि पुदीना ला कर दे रहा है तो चेक किया जाए
कि खरीद के दे रहा है कि खेत में से उखाड़ कर दे रहा है। तो आगे देखिए आपका, यानी कि उत्प्रेरणा का मतलब उकसा दिया गया, यानी कि स्वेच्छा से नहीं किया बल्कि क्या किया गया, ब्रेन वॉश कर दिया गया, उकसा दिया गया। दूसरा देखिए वचन, अगर अभियुक्त को अभियुक्त से प्रामित किया गया है, अभियुक्त को वचन दिया गया है और वचन ये दिया गया है कि अगर तुम अपने अपराध को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी कोई बुराई दूर हो जाएगी सांसारिक, या सांसारिक तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ लाभ। तो अगर वचन भी दिया गया है, जैसे कि वचन एक तिलवाइए, मान लीजिए आपका तहसीलदार साहब आ गए, अभियुक्त से ये कहे कि हमारी पहुंच न्यायालय तक है, तुम केवल स्वीकार कर लो अपना अपराध, मैं तुम्हें प्रामिस करता हूँ, तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बाइज्जत क्या करा लूँगा, बरी, लेकिन तुम एक बार अपना अपराध क्या कर लो, स्वीकार। जैसे मौर्य जी हैं, तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक बार आप मौर्य जी स्वीकार कर लीजिए कि मैं सह अपराधियों के साथ चाय पीने गया था, उसके बाद तो हम देख ही लेंगे, उसके बाद आपको बाइज्जत क्या कर देंगे। तो इनका भी मामला अभी इसी में आएगा, उत्प्रेरणा वचन धमकी दिया जाएगा और सही भी माना जाएगा। और मौर्य जी खुद सेक्शन बताएंगे एविडेंस की 156, यानी कि कौन सा सेक्शन है, तभी घबराइए ना, अपवाद आएगा अभी आपका इसी धारा में। अभी तो नियम पहले जानिए, तब तो विरोधी नियम जाना जाएगा। अभी तो नियम ये जानना है कि 5 लोग थे, लेकिन एक लोगों को तोड़ा जाएगा और फोड़ा जाएगा, वचन भी दिया जाएगा, धमकी भी, उत्प्रेरणा भी, और तब आपका बताया जाएगा, लेकिन पहले नियम जाना जाता है। तीसरा देखिए आपका, धमकी दी गई हो, अगर अभियुक्त को धमकी दी गई, भय दिखाया गया और भय के कारण वह अपना अपराध एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसी दशा में वह संस्वीकृति विसंगत होगी। अब भय दिखाया गया है तो क्वेश्चन ये बना था आपका मेंस और प्री में, आपका एक व्यक्ति अभियुक्त से ये कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, तो क्या ये कन्फेशन सुसंगत होगा कि विसंगत होगा, विसंगत होगा, क्योंकि शब्द पकड़ना है, क्या इसमें भय दिखाने वाला दबाव या बातें हैं कि नहीं। भाई कहा जाए कि अच्छा यही होगा, जैसे मोदी जी का वायरल चल रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, मैं फोन नहीं करता जल्दी, मैं किया हूँ, तुम प्रत्याशी के रूप में खड़े न हो, पार्टी तुम्हें दूसरा पद दे देगी, लेकिन इस बार तुम खड़े न हो, तमाम वायरल चल रहा है। तो क्या आपका भय दिखाया जा रहा है कि नहीं, दिखाया जा रहा है। तो उसी प्रकार ये वाक्य याद रखिए, ए बी से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना अपराध क्या कर लो, स्वीकार। तो बताइए ये कन्फेशन आपका धमकी वश कराया गया माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। तो 3 बातें। अब आइए, ये जो उत्प्रेरणा वचन धमकी दी गई है, ये आरोप से रिलेटेड होना चाहिए, किसके संबंध में, जो इल्जाम अभियुक्त पर लगा है। अगर ये उत्प्रेरणा वचन धमकी आरोप से अलग है तो वह कन्फेशन सुसंगत ही होगा। अब इसमें आपका प्री और मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, समस्यात्मक प्रश्न भी मैं बीच बीच में उठा रहा हूँ। आपका ए बी से कहता है कि हे बी, तुम अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लो, नहीं तो बिरादरी और जाति से तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, बाहर। तो आप लोग बताइए, इल्जाम और बिरादरी से कोई रिलेशन तो है नहीं, जो धमकी दी गई है वह आरोप के बारे में न होकर किसके बारे में है, कि बिरादरी से या जात से कहाँ करवा देंगे, बाहर। तो ये कन्फेशन वैध होगा, क्योंकि जाति से बाहर करने की धमकी देना आरोप से इसका कोई रिलेशन नहीं। अगला है,
कि ये जो उत्प्रेरणा वचन धमकी दी गई है ये किसके द्वारा दी गई हो, प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा। आपका प्राधिकारवान व्यक्ति कौन होगा, इस बात की परिभाषा सेक्शन 24 में नहीं दी गई है। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों व्यक्ति आते हैं, याद रखिएगा। अथराइज यानी कि प्राधिकारवान व्यक्ति में कौन कौन आते हैं, प्राइवेट व्यक्ति भी आता है और कौन, सरकारी भी। प्राधिकारवान व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके बारे में जो अभियुक्त पर कुछ न कुछ प्राधिकार रखता हो, कुछ न कुछ अधिकार रखता हो। यानी कि इसका मतलब अभियुक्त ये समझता है कि यह व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ न कुछ क्या रखता है, प्रभाव या अधिकार, तो वही प्राधिकारवान व्यक्ति होगा, चाहे वह मित्र, चाहे वह प्राइवेट व्यक्ति हो या सरकारी। तो 4-5 उदाहरण बताइए, मित्र होगा कि नहीं, पति पत्नी, पुत्र, घर वाले, नाना नानी, साला साली, ये भी होंगे भाई। वही है कि आपका, और आपका ये तो प्राइवेट व्यक्ति हो गए, सरकारी। तहसीलदार, कानून गो, आपका डीएम, एडीएम, आपका लेखपाल साहब हो गए, कैसे छोड़ दिया जाए, मास्टर साहब, मास्टर साहब हैं कि नहीं प्राधिकार। अब हम पढ़ा रहे हैं तो भले प्राइवेट व्यक्ति हैं, हम मौर्य जी से कहें कि मौर्य जी आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपना चाय पीने का अपराध क्या करिए, तो बताइए धमकी के शब्द हैं कि नहीं। तो ये कन्फेशन विसंगत होगा, क्योंकि आप हमारे दबाव में आकर, हमारे प्रभाव में आकर अपना अपराध क्या किए हैं। और हमेशा मैं लगातार बता रहा हूँ, कन्फेशन के लिए आवश्यक है कि वह स्वैच्छिक हो, आपका सत्य हो, विश्वसनीय हो और पूर्ण रूप से हो। और जब दबाव देकर ही, धमकी देकर ही करा ली गई तो स्वैच्छिक कहाँ से। अगला ये याद रखिएगा, जांच से निकालने की धमकी देकर कराई गई संस्कृति सुसंगत होगी। क्यों, क्योंकि इसका कोई रिलेशन आरोप से, प्राधिकारवान व्यक्ति भी लिखना पड़ेगा 2 लाइन। अंतिम जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही आपका गलती होता है। तो कुछ लोग कोचिंग के खूब आपका बेयर एक्ट और किताब नहीं पढ़ते, खूब जो साल पेपर हैं उसी को दोहराते रहते हैं। और दिक्कत ये आती है कि उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, बस वो जो साल पेपर में दिया गया है उसी को रट्टा मारे रहते हैं, और एक शब्द घुमा देता है तो वो आकर पूछने लगते हैं ये क्या। तो होता है कि पहले भाई आप बेयर एक्ट पर, बेयर एक्ट देखिए, किताब देखिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ आपका नहीं आ रहा है तब पूछिए। भाई एक बार आपका भी तो कर्तव्य है कि किताब में देखा जाए, बेयर एक्ट में 2 उदाहरण में देखिए, लास्ट जो आवश्यक तत्व हैं वो मैं बता रहा हूँ। न्यायालय की राय में अभियुक्त को ये अनुमान मिलता हो कि अगर वह ऐसी संस्वीकृति करेगा तो ऐहिक रूप से, ऐहिक माने दुनियादारी, दुनियादारी माने भौतिक, भौतिक यानी कि सांसारिक रूप से कोई बुराई उससे दूर हो जाएगी, या कोई लाभ क्या होगा, माने भौतिक रूप से मिल जाएगा। अब यही आपका भरमा देता है। देखिए आपका कि एक गुरु थे, चेला से कहे कि हे चेला तुम चाय पिए हो, ये अपना अपराध तुम स्वीकार कर लो और मैं इतना शिक्षा दे दूंगा कि तुम 2 मिनट में स्वर्ग पा जाओगे। यानी कि कहाँ पहुंच जाएगा शरीर, स्वर्ग। अब दिमाग यही लगाना है। ये जो फायदा दिखा रहे हैं हम, ऐहिक की आपका पारलौकिक, यानी कि धार्मिक फायदा की भौतिक, तो कैसा फायदा दिखाकर कराई गई संस्वीकृति विसंगत, और कैसा फायदा दिखाकर कराई गई संस्कृति सुसंगत। तो भौतिक फायदा है तो विसंगत, और आपका पारलौकिक धार्मिक, या आपका धार्मिक फायदा है तब आपका, या अलौकिक,
तो वह सुसंगत होगी। दिमाग में बैठाइए, एक उदाहरण पहला हम बताए, फिर एक बार उदाहरण देखिए, यही आपका पॉइंट पकड़ना है लास्ट में। अगर अभियुक्त को भौतिक फायदा दिखाया गया है और अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया है, तब वह कन्फेशन विसंगत होगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक, धार्मिक, पारलौकिक यानी कि भगवान वाला फायदा दिखाकर उससे कन्फेशन कराया गया है, तब वह सुसंगत होगा, क्योंकि सेक्शन 24 में आपका पारलौकिक नहीं बल्कि किसका फायदा दिखाने की बात की गई है, लो। अब देखिए समस्यात्मक क्वेश्चन, समस्या भी मैं बताते चल रहा हूँ बीच बीच में। एक गुरु है, अपने चेला से कहता है कि हे चेला, तुम अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लो, और अगर स्वीकार कर लोगे तो जब स्वर्ग में जाओगे तो जो आपका, मैंने कह सकते हैं कि हूरे रहेंगी। हूरे समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ यानी कि वर्तमान समय में हीरोइनिया जो, अब सही पकड़े हैं भाई। यानी कि जो हूर हैं, यानी कि हजारों हूर तुम्हारा माला लेकर क्या करेगी, स्वागत। और वहां जाओगे तो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें स्वर्ग का आसन क्या करेंगे, दे देंगे। बस तुम एक ही काम करो कि अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या कर लो। अब आप लोग बताइए फायदा कैसा दिखाया जा रहा है, पारलौकिक। तो पारलौकिक फायदा दिखाकर कराई गई संस्वीकृति सुसंगत होगी, रेलेवेंट होगी, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में क्या की जाएगी, प्रयोग। वही भाई देखिए, सबसे कठिन क्वेश्चन ये था, और मैं दो तीन उदाहरण भी बताया आपका न। फिर एक बार आप घर पर भी देखिएगा, समस्या भी बनती है। अब आइए 24 का अपवाद 2-3 मिनट में निपटा दिया जाए, तब ब्रेक दिया जाए भाई। आपका धारा 24 आपका मने विधि का पूर्ण नियम नहीं है। एक पहला अपवाद है आपका एविडेंस की धारा 28, यानी कि धारा 24 का पहला अपवाद कौन सा है, 28। यदि न्यायालय की राय में उत्प्रेरणा वचन या धमकी का जो प्रभाव अभियुक्त के मन पर पड़ा था, वह प्रभाव पूरी तरह अब क्या हो चुका है, दूर दूर हो चुका है। उसके बाद अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है, तो वह संस्वीकृति सुसंगत होगी कि विसंगत, सुसंगत। क्योंकि अब वो स्वैच्छिक हो गई, क्योंकि उत्प्रेरणा वचन धमकी का प्रभाव क्या हो गया, दूर। अगला अपवाद आप लिखेंगे सीआरपीसी की धारा 316, और मौर्य जी पर बिल्कुल सेट बैठेगी, 1% भी इधर उधर जाना नहीं। अगर जैसे कि 5 लोग, फिर उदाहरण वो देखिए तब आपका इस पर जोड़ा जाए। मान लीजिए मौर्य जी थे, 5 लोग आपका चाय पीने गए और मौर्य जी से कहा गया कि आप गद्दारी कर दीजिए, अर्थात 4 के खिलाफ आप अपना अपराध स्वीकार करिए और उसके बाद चारों के खिलाफ भी बयान दीजिए, बस आपका चमड़ी बच जाएगी, यानी कि आपके सेहत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपको न्यायालय से हम क्या करा दे रहे हैं, आपकी सजा माफ। तो अगर सह अपराधी, भले उसे उत्प्रेरणा वचन धमकी दी गई हो, यानी कि जैसे मौर्य जी, भले इनको उत्प्रेरणा दिया गया, धमकी दी गई, सरकार ने वचन दिया कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो और अपने साथियों के खिलाफ आग उगलो, यानी कि बयान दे दो, तो ये कन्फेशन वैध माना जाएगा। यानी कि अगर सरकार सह अपराधी को क्या दे, उत्प्रेरणा वचन धमकी, और सह अपराधी अपना अपराध क्या करे, ये वैध होगा क्या, वैध, वैध। ये हम नहीं बता रहे हैं, सीआरपीसी की कौन सी धारा बता रही है, 316, 316। तो सह अपराधी को क्षमादान 306 में दिया जाता है, सुपुर्द न्यायालय देता है 307 में,
अगर मौर्य जी क्षमादान लेकर पलट गए, यानी कि अपने मित्रों को बचाने का प्रयास किए, तो 308 में क्षमादान क्या होगा, कैंसिल, और 3 मुकदमे लाद दिए जाएंगे। पहला मुकदमा मिथ्या साक्ष्य देने, दूसरा जिसमें क्षमादान कराया गया था वो कैंसिल, और तीसरा अन्य कोई अपराध किए हों उसके लिए। लेकिन मौर्य जी का मुकदमा इनके ऊपर अन्य सह अपराधियों से अलग चलेगा कि साथ साथ अलग, साथ साथ नहीं, पृथक चलेगा। तो इस प्रकार आपका, फिर एक बार समझिए लास्ट में एक लाइन, 24 के बाद आप अपवाद भले 5 लाइन में लिखिए, 28 2 लाइन में कवर हो जाएगा। सीआरपीसी की धारा 316 दिखा दीजिएगा, और उसी के साथ 306 और कौन सा, 307, कि अगर सह अपराधी से कन्फेशन कराया जाए और उसे क्या किया जाए, उत्प्रेरणा वचन या क्या दी गई हो, धमकी, तब भी उसका कन्फेशन क्या होगा, वैध, वैध होगा, सुसंगत होगा। इस प्रकार आपका 24 काफी थोड़ा कठिन थी, समझाना और समझना टेढ़ी खीर होता है मैं बता दूं। प्रयास किया गया आसान भाषा में क्या करने का, समझाने का। तो रेस्ट के लिए तो पुलिस एक्ट चलेगा भाई। आपका 15 मिनट बाद आपका पुलिस एक्ट मेंस के लिए शुरू किया जाए। इसको समाप्त जब हो जाएगा, ये कोई समाप्त हो तो सीआरपीसी चलेगी भाई आपका। हाँ, सीआरपीसी में अब समय मिला है तो पूरा लिखवा पढ़वा दिया जाए, क्योंकि शाम को जे का बैच अभी लेट लगाएंगे, क्योंकि आपका लेट लगेगा। जो लोग पके पकाए आम है वहीं शाम को आते हैं, तो उनके लिए तो भाई 100 की स्पीड में भी चलाया जा सकता है। इसलिए नए लड़कों को कहा जाता है सुबह आकर क्रैश कोर्स पढ़िए, शाम को जब लगेगा तो बरसाती मेढकों के लिए लगता है। वो जितना स्पीड में पढ़ाइए, वो कहते हैं और सर स्पीड में पढ़ाइए, एक एक हफ्ता में सब क्या करिए, एक एक हफ्ता में ख़त्म हो जाता है, और उसमें 90% फ्री में। तो आपका अभी थोड़ा दिन बाद शुरू किया जाएगा, वैकेंसी आ जाए तब, यानी कि दिसंबर में। क्योंकि अभी आयोग में वैकेंसी सरकार द्वारा नहीं आई है, हाई कोर्ट ने भेजा है आयोग को 303 पद। न्याय विभाग जब राज्य सरकार का न्याय विभाग आयोग को भेजेगा, आयोग उसकी परीक्षा करेगा, जैसे एपीओ में गलती हो गई हो ना जाए रिजर्वेशन की, तो आयोग में आने के बाद भी कम से कम 10 दिन लगता है, क्योंकि उसको लीगल एडवाइस लिया जाता है, कहीं आरक्षण में त्रुटि तो नहीं है, कहीं एक एक शब्द क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है और वकीलों द्वारा जो आयोग के हैं, तब आपका वैकेंसी दी जाती है। क्योंकि एक बार गलती हो गई तो फिर आयोग हार भी जाएगा कोर्ट में। तो देख ही रहे हैं पीओ में क्या बवाल चल रहा है।